के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको भारत के इतिहास के बारे में बताया था और भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन ने मध्यकालीन भारत की चर्चा की थी और मध्यकालीन भारत में मैं आपको गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में बता चुका हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का एक संघ बनाया गया था जिसे दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता था। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो इल्तुतमिश था इसके द्वारा एकता प्रणाली को इस्टेब्लिश किया गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करेंगे और अगले जो गुलाम वंश के शासक बनते हैं उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। यानी इल्तुतमिश के बाद में अगले जो गुलाम वंश के शासक थे उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। अगले जो शासक थे गुलाम वंश के, गुलाम वंश, और गुलाम वंश का टाइम कितना था आप बताओगे? 1206 से 1290 ईस्वी तक इस गुलाम वंश का समय माना जाता है। और जो गुलाम वंश के जो अगले शासक थे उन शासक का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। अगले जो शासक बने उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। और इस रुकनुद्दीन फिरोज का जो टाइम था वो क्या माना जाता है? 1236 ईस्वी इस रुकनुद्दीन फिरोज का टाइम माना जाता है। अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बना था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। तो यह अपनी माता शाह तुर्कान, यानी इस रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम क्या था? शाह तुर्कान। यानी यह अपनी माता शाह तुर्कान की मदद से शासक बना। यह अपनी माता शाह तुर्कान की मदद से शासक बना था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। और यह अल्प समय के लिए शासक रहा था, अर्थात इसका कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं आता है। यह कुछ समय के लिए शासक बना था। यानी ये जो रुकनुद्दीन फिरोज थे ये कुछ समय के लिए शासक बने थे और अपनी माता शाह तुर्कान की मदद से ये शासक बना था। तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में अगले जो शासक बनते हैं कहां के? इस गुलाम वंश के, अर्थात दिल्ली सल्तनत के, उसका नाम आता है रजिया सुल्तान। और इस रजिया सुल्तान का समय माना जाता है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। इस रजिया सुल्तान का क्या माना जाता है? समय माना जाता है। तो मैंने आपको रुकनुद्दीन फिरोज में 1236 ईस्वी लिखा रखा है क्योंकि ये कुछ समय के लिए शासक बने थे। जस्ट इनके बाद में 1236 ईस्वी से ही शासक कौन बन जाती है? रजिया सुल्तान। तो यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी, अर्थात यह भारत की
प्रथम महिला शासिका थी। ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी, यानी भारत की पहली जो महिला शासक कौन थी, तो सीधा आंसर क्या बनेगा, रजिया सुल्तान। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान दरबार में कोर्ट या आप कुबा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कुबा। और कुबा को क्या कहते हैं, कोर्ट व कुलह, और कुलह को क्या कहते हैं, टोपी पहनकर आती थी। यानी ये जो रजिया सुल्तान थी, ये अपने दरबार में कुबा का मतलब कोट और कुलह का मतलब टोपी होता है, तो ये कोट और टोपी पहनकर अपने दरबार में आया करती थी। तो ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी, कौन, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान अपने दरबार में कुबा व कुलह पहनकर आया करती थी। अब इस रजिया के द्वारा क्या किया जाता है, जो इसका एक सेनापति आता है जिसका नाम है अल्तुनिया। तो मैं लिखता हूं अल्तुनिया। तो ये रजिया और रजिया का एक सेनापति आता है, सेनापति। और इस सेनापति के अगर नाम की बात करें तो इसका नाम आता है अल्तुनिया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कर रजिया का एक सेनापति आता है जिसका नाम था अल्तुनिया। तो इस रजिया के द्वारा सेनापति अल्तुनिया को क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया बठिंडा का इख्तेदार बनाया गया। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रजिया सुल्तान के द्वारा अपने सेनापति अल्तुनिया को इस बठिंडा का क्या बना दिया गया, इख्तेदार बना दिया। क्या बना दिया, इख्तेदार। यानी बठिंडा का इख्तेदार कौन बन गया, अल्तुनिया। अब ये अल्तुनिया जब बठिंडा का इख्तेदार बन गया तो ये स्वयं को क्या बताने लग गया कि साहब मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। अर्थात यह स्वयं को स्वतंत्र शासक कहने लगा। क्या करने लगा, स्वयं को एक स्वतंत्र शासक कहने लगा। कौन, ये अल्तुनिया। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, रजिया सुल्तान के द्वारा अपने सेनापति अल्तुनिया को बठिंडा का इख्तेदार बना दिया गया। लेकिन जब यह बठिंडा का इख्तेदार बन गया तो ये स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बोलने लगा कि साहब मैं स्वतंत्र शासक हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो इस रजिया के द्वारा क्या किया गया, इस अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण किया गया। आक्रमण। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि रजिया के द्वारा इस अल्तुनिया के ऊपर क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। लेकिन ये जो अल्तुनिया था ये किसी के बहकावे में आकर स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानने लगा था। अर्थात पहले तो ये क्या था, इस रजिया सुल्तान के प्रति वफादार था, लेकिन
हमको शेना ये जब्र आ जाता, तेरी जुदाई में इस तरह सब्र आ जाता, और वो मुझे छोड़कर किसी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। ऐसा इस रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान के प्रति पहले ही अल्तुनिया वफादार था, लेकिन किसी के बहकाने पर यह अपने आप को एक स्वतंत्र शासक कहने लग गया। तो जो रजिया सुल्तान थी उसके द्वारा इस अल्तुनिया के ऊपर क्या किया गया, अटैक किया गया, और अटैक के दौरान इस रजिया सुल्तान को क्या करना पड़ा, तो इस रजिया सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था। यानी इस अल्तुनिया की यहाँ पे क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, अर्थात ये क्या रहता है, विजयी रहता है, विजयी रहता है, और रजिया सुल्तान को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। तो रजिया के द्वारा अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन रजिया को हार का सामना करना पड़ा और अल्तुनिया विजयी रहता है। फिर बाद में इस अल्तुनिया के साथ में इस रजिया के द्वारा क्या करवा लिया जाता है, विवाह करवा लिया जाता है या विवाह कर लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही युद्ध में इस रजिया सुल्तान की हार होती है, तो इस रजिया सुल्तान को मजबूरी में आकर इस अल्तुनिया के साथ विवाह करना पड़ता है, और जैसे ही विवाह के बाद ये दोनों पति पत्नी लौट रहे होते हैं, तब दिल्ली में बैराम शाह के द्वारा इनकी हत्या भी करवा दी जाती है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताया है, और रजिया सुल्तान की असफलता का एकमात्र कारण जो माना जाता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। इसकी असफलता के अगर कारण की बात करें तो मिनहाज उल सिराज ने मिनहाज उल सिराज मिनहाज उल सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना उसकी विफलता का कारण है। तो ये बात थी रुकनुद्दीन गुलाम वंश 1206 से 1290, और पहले नंबर पे मैंने आपको रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बताया है। ये अपनी माता शाह तुर्कान की बदौलत शासक बनता है और कुछ समय के लिए यह शासक रहता है। अगली जो शासिका बन जाती है उसका नाम है रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला शासिका थी, और इस रजिया सुल्तान के द्वारा दरबार में कुबा व कुला यानी कोट व टोपी पहनकर ये दरबार में जाती थी, और इस रजिया सुल्तान के द्वारा अपने सेनापति अल्तुनिया को बठिंडा का इख्तियार घोषित किया जाता है। लेकिन यह जो अल्तुनिया था ये कुछ समय पश्चात अपने आप को स्वतंत्र शासक कहने लग गया था। इसी वजह से जो रजिया थी इसके द्वारा इस अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन उस अटैक में अल्तुनिया को विजय मिली और रजिया सुल्तान को हार का सामना करना पड़ता है, और हारने के बाद में मजबूरी में इस रजिया सुल्तान को इस अल्तुनिया के साथ में शादी करनी पड़ती है। और जैसे ही इनकी शादी होती है, उधर दिल्ली में बैराम शाह के द्वारा अपने आप को शासक मान लिया जाता है, और बैराम शाह के कहने पर इस रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की मतलब हत्या करवा दी जाती है। और एक विद्वान आते हैं मिनहाज उल सिराज, तो ये मिनहाज उल सिराज इस बात को मानते हैं कि ये रजिया एक स्त्री थी, इसी वजह से ये विफल रही, अर्थात इसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, अन्यथा ये भारत की एक महान शासिका बन सकती थी। उसके अलावा बहुत से विद्वानों का यह भी मानना है कि इस रजिया को इस अल्तुनिया को पराजित करने के चक्कर में दिल्ली को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ऐसे विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत आते हैं, लेकिन आप इस बात को याद रखोगे कि मिनहाज उल सिराज के अनुसार रजिया का एक स्त्री होना ही उसकी विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपनी जो
अगली क्लास होगी उसमें अपन बैराम शाह के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक स्पीच देता हूं। मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका जब गुस्से में उसने मेरे खत को छुपा लिया होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो ये जो गुलाम वंश के जो शासक थे, ये रुकनुद्दीन फिरोज, इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आपको रजिया सुल्तान के बारे में ये याद रखना है कि ये भारत की पहली महिला सुल्तान थी। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।